क्या आज की तारीख में भारत के पास 5 ऐसे लोग भी हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हो, जिनके काम और नाम के सहारे उनकी अपनी साख हो और दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर वो चले जाएं तो उनकी पहचान भारत के सर को ऊंचा कर डाले? क्या वाकई 5 लोग ऐसे हैं? आपके जहन में हो सकता है कि याद आ रहा हो कि एक वक्त तो ऐसा भी था जब हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से कहा था कि यहां रह जाइए, कर्नल बना देंगे। और मेजर ध्यानचंद ने उसको इनकार कर दिया था कि उन्हें अपने देश से प्यार है, वो अपने देश वापस लौटेंगे। उस दौर में भारत को आजादी मिली नहीं थी, बावजूद इसके उस वक्त का तिरंगा अपने हाथों में लेकर भारतीय हॉकी मैदान में उतरी थी और ओलंपिक में उसने जर्मनी से पूरी टीम को रौंद डाला था। उस पर मेजर ध्यानचंद के एक से एक गोल हैं, वो भी नंगे पांव खेलते वक्त। शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खान, उनसे भी आग्रह किया गया था अमेरिका में यहीं रह जाइए, और बिस्मिल्लाह खान ने हंसते हुए कहा था, आप यहां पर गंगा कहां से लाएंगे? आप कह सकते हैं वो दौर अलग था, मौजूदा वक्त अलग है। तो एक क्षण के लिए जरा सोचिए, इस वक्त भारत के पास किसी भी क्षेत्र का कौन सा ऐसा ब्रांड एम्बेसडर है जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है और जिसकी साख, जिसका काम, उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता देता हो? कला के क्षेत्र में जिक्र होगा तो क्या अमिताभ बच्चन का होगा, जो राजनीतिक तौर पर फिसल चुके हैं, या फिर शाहरुख खान और आमिर खान का, जिनकी फिल्में आज भी बाहर देखी जाती हैं लेकिन वो तो मुसलमान हैं? इस देश के भीतर जब सेना के अंदर भी झांक झांक कर किसी को मुसलमान तो किसी की जाति का जिक्र खुले तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में होने लग गया हो, तो इस देश के भीतर कैसी परिस्थितियां हैं, शायद ये सोचकर आज आपको शर्म आएगी। आज का जिक्र इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब दुनिया के सामने भारत के 7 सांसद जाएंगे और बतलाएंगे कि भारत आतंकवाद से कैसे प्रभावित है और आतंकवाद की जमीन पाकिस्तान है और पाकिस्तान के भीतर आतंकी अड्डों को भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ध्वस्त किया। तो लौट आइए एक बार फिर और खोजना शुरू करिए, भारत के भीतर वो कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कहीं जाए और अपनी साख, अपनी पहचान के आसरे ये बता पाए कि भारत की नुमाइंदगी करते हुए वो आपके समक्ष आया है, और वहां के लोग एक झटके में खामोशी के साथ सुनने लग जाएं कि यह शख्स जरूर कोई बड़ी बात कहेगा। हो सकता है आपके जहन में क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम, उसमें सचिन तेंदुलकर भी हो सकता है, वो भारत रत्न है, लेकिन इस दौर में विज्ञापनों की दुनिया में उनका नाम बड़ा है। हो सकता है किसी भी क्षेत्र को लेकर 2-3 नाम आपके जहन में और हों, वो अमृत सेन हो सकते हैं, प्रभुराम राजन भी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आवाजाही उनकी भी है, लेकिन आपकी उंगलियां शुरू भी नहीं होंगी और थक जाएंगी हथेली इस नाम का जिक्र करें। एक वक्त पी नरसिम्हा राव ने यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सामने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, और उस टीम में फारूक अब्दुल्ला भी थे, सलमान खुर्शीद भी थे, जो कश्मीर में हो रहे हालातों का जिक्र करने वहां पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर उनकी मौजूदगी थी। परिस्थिति 2025 में ऐसे मौके पर लाकर इस देश को खड़ा कर चुकी है, जिसमें अपने आप में यह सवाल है कि क्या वाकई ये डेलीगेशन जो बनाया गया है, उस डेलीगेशन की अगुवाई शशि थरूर कर रहे हैं, और वो यूनाइटेड नेशन से जुड़े उन देशों के समक्ष जाएंगे जो सिक्योरिटी काउंसिल के समझ से हैं और वीटो प्राप्त देश, वो अमेरिका हो, वो ब्रिटेन हो, वहां पर भी हो जाएंगे। तो क्या वहां पर कोई सुनने को तैयार है इस वक्त भारत की परिस्थितियों को लेकर? और भारत जिन परिस्थितियों के साथ अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, क्या वो आगे बढ़ा है या फिर पीछे खिसक गया है? इस दौर में तो भारत के भीतर भी पुनर्जागरण और पुनर्स्थापना की त्रासदी के बीच भारत फंसा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जिस देश की अंदरूनी राजनीति में बड़ा मुद्दा बन जाए और भारत को विश्व गुरु बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की छवि को स्थापित करने में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी लग जाए, और अब दुनिया के सामने भारत के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा हो, तो एक झटके में वो पूरी छवि अगर ढह ढा के गिर रही हो, तो आप इस दौर में किस शख्स का नाम लेंगे जो भारत की बात ऐसे मौके पर कहने के लिए तैयार हो? दुनिया के अलग अलग देशों में जाए, वो कतर हो सकता है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट हो सकता है, वो साउथ अफ्रीका हो सकता है, वो ब्रिटेन और अमेरिका भी हो सकता है, जहां डेलीगेशन को शुरुआती दौर में जाना है। और वहां पर यह कल्पना की जा सकती है कि भारत के भीतर की राजनीति
भारत के अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन को लेकर भी उस राजनीतिक पेच में फंस जाएगी। जो राजनीति इस देश को अपने पीछे खड़ा मानती है, या जो राजनीति ये सोचकर चलती है कि सत्ता तो आ जाए, उसके बाद देख लेंगे, और शायद यही वो परिस्थिति है कि किसी को भी भारत की राजनीति ने नहीं बख्शा है, किसी भी क्षेत्र को नहीं बख्शा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लीजिए और फिर जरा सोचना शुरू करिए कि क्या उसके पास उसके जरिए इस दौर में कोई बड़ा विजन निकल कर आया कि आतंकवाद पर नकल कैसे कसी जाए, भारत वाकई विकसित कैसे हो जाए, भारत का इंटेलेक्चुअल ड्रेन जो हो रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में वो रुक जाए। बड़ा असंभव सा लगता होगा इस दौर में, क्योंकि अंदरूनी राजनीति इस देश पर हावी है। सरकार ने तय किया कि शशि थरूर अगुवाई करेंगे, बीजेपी की तरफ से नेता की मौजूदगी होगी, रविशंकर प्रसाद की, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के आते हैं। कांग्रेस ने कहा कि हमने तो शशि थरूर का नाम दिया ही नहीं था और आपने हमसे नाम मांगे थे, हमने तो नाम आनंद शर्मा का दिया था, हमने गौरव गोगोई का नाम दिया था, हमने सैयद नासिर हुसैन का नाम दिया था, हमने राजा बरार का नाम दिया था जो सांसद हैं, लेकिन आपने अपने मन के मुताबिक शशि थरूर को चुन लिया। तो किस दौर में जब बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस सवालों को उठा रही थी, तो उस वक्त शशि थरूर ही एकमात्र शख्स थे जो ये कहने से नहीं चूके कि आप इंदिरा गांधी का जिक्र क्यों करते हैं, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। ये कहने से नहीं चूके कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने कमाल कर दिया। यानी सत्ता के अनुकूल अगर विपक्ष की नेता के जरिए की राजनीति सत्ता को अपने अनुकूल लगती है, तो फिर वो अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशन का हिस्सा होगा। क्या आप वाकई कल्पना कर सकते हैं, क्या दुनिया का कोई देश भारत के किसी डेलीगेशन का इंतजार कर रहा है? या भारत के डेलीगेशन की जरूरत इस आधार पर तो नहीं पड़ गई कि जब 26/11 हुआ था तो मनमोहन सिंह ने भी एक डेलीगेशन बनाया था। मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, भूल मत जाइए। इस दौर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यह भी मत भूलिए। लेकिन यह याद रखिएगा कि हर कालखंड में परिवर्तन सत्ता के तौर पर होता रहा है। नेता चले जाते हैं, लेकिन देश की परिस्थितियों को संभालने के लिए मुश्किल हालात छोड़कर अगर जाते हैं, और यह सवाल अगर मौजूदा वक्त में सिविलाइजेशन चेंज के साथ भारत के भीतर गूंज रहा है कि भारत को तो अपने तौर पर पुनर्निर्माण की भी जरूरत है और पुनर्स्थापना की भी जरूरत है, क्योंकि इस दौर में हमने अपने देश को दुनिया के सामने सिर्फ एक बाजार के तौर पर रखा है। तो दुनिया को यह लगने लगा कि भारत की जरूरत महज एक बाजार है। भारत में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनता है जिसके जरिए दुनिया चाहे कि भारत के साथ आर्थिक संबंधों को बना ले, लेकिन उसके लिए रोजगार की स्थिति क्या आप जानते हैं इस दौर में क्या हो चली है? सरकारी कामकाज के भीतर 2014 से पहले सिर्फ 7% ही लोग काम करने वाले ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे, यानी आउटसोर्स थे। इस वक्त वो 42% हो गए हैं, यानी नौकरियां भी अब आउटसोर्स की जा रही हैं, सरकारी नौकरी कम कर दी गई है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस देश के भीतर की परिस्थितियों ने पहली बार भारत के भीतर की वोट की राजनीति को सर्वश्रेष्ठ माना है, और ये मानकर तय किया है कि दरअसल सत्ता में होंगे तो उसके बाद तय कर लेंगे कि इस देश को कैसे चलाना है। और शायद उसी का असर है जो 7 सदस्यीय डेलीगेशन बनाया गया। शशि थरूर अगुवाई करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हमने नाम नहीं भेजा, फिर भी आपने इस नाम को जोड़ लिया। भारत की राजनीति अपने ऐतिहासिक ढलान पर है, और इस ढलान की राजनीति के बीच इस देश की नुमाइंदगी को खोजने के लिए अब आपको रतन टाटा नहीं मिलेंगे। सबसे बड़े डिप्लोमेट इस दौर में भारत की पहचान के साथ मुकेश अंबानी है, जो बिजनेसमैन है। उनके सरोकार सीधे सीधे अपने नेटवर्थ से है। अब लता मंगेशकर नहीं है, बॉलीवुड की पहचान लिए हुए शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेते वक्त ये कहे कि आप आम कैसे खाते हैं। ये शायद ऐतिहासिक ढलान की परिस्थिति में भारत के भीतर आप क्या खोजना चाहते हैं, और खास तौर से तब
जब भारत की समूची राजनीति में एक बात तो तय हो गई है कि अब जो सत्ता में हैं वो जानते हैं कि सत्ता के किले को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए पुराने तमाम छेदों को बंद कर देने होंगे, जहां से जरा सी भी गुंजाइश थी कि वाकई सेंध कोई लगा सकता है। इसीलिए इस देश के भीतर अलगाववाद हो, जातिवाद हो, सांप्रदायिकता हो, सबको बराबर का महत्व देते हुए राजनीति साधने का मौका हर राजनीतिक दल को दिया गया, जिससे सभी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और जिसमें जरा सी भी तेजी दिखाई देगी तो इस देश के भीतर में जांच एजेंसियां मजबूती के साथ उन पर नकेल कसने के लिए खड़ी होगी। जहां पर यह सवाल वाकई बड़ा होता है, इस देश में एक वक्त सरदार पटेल भी थे। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा यह दोहराना या बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब किन किन मुश्किल हालातों को साधना, इस देश को जोड़ना था। नेहरू के सामने भी चुनौती थी, कैसे गढ़ा जाए इस देश को लेकर, रोजगार कैसे पैदा होंगे, रोजगार पैदा होगा तो उसमें किस तरीके से वीडियो से लेकर कलेक्टर तक की परिस्थितियों को बनाया जाए। इस दौर में पूरा का पूरा बिजनेस ही तब्दील हो गया रोजगार देने और पेपर लीक कराने को लेकर। और एक समझ भारत के नेताओं के भीतर आती चली गई, अगर समाज को बांटोगे और इस देश में बटी हुई राजनीति के भीतर आपकी हिस्सेदारी बड़ी होगी तो आप सत्ता में आ सकते हैं। इसका असर इस दौर में सबसे बड़ा तो यही हुआ है। जो छात्र थे और सक्षम थे इस देश को छोड़कर बाहर पढ़ने चले गए, यहां तक कि आईआईटी से निकलकर भी छात्र बाहर चले गए, लौटे नहीं। लौटने वालों की संख्या सिर्फ 2% है, 2.125%। इस देश के भीतर में बड़े बड़े बिजनेसमैन इस देश को छोड़कर चले गए। वो जान गए आने वाले वक्त में भारत की राजनीति इस देश में उस बिजनेस को भी हड़प लेगी, जिसके आश्रय वो ये मानकर चलते हैं कि यहां पर कुछ कमाई तो हो सकती है और लोगों के अनुकूल प्रोडक्ट बनाकर अपने धंधे को चलाया तो जा सकता है। लेकिन सवाल तो उस राजनीति का है जिस राजनीति ने आज अगर मौजूदा सत्ता ने शशि थरूर और शिंदे को खोजा, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को खोजा, एक डेलीगेशन बनाया अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए, तो इसके समानांतर भारत के भीतर की परिस्थितियों, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी के सवालों को उठाते हुए किसी ने अपने ही राजनीतिक दल के भीतर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन और उसके भीतर समाये हुए ताकत को नहीं देखा था। जातियों में सिमटी हुई राजनीति और सांप्रदायिकता की पीठ पर सवार राजनीति ने इस देश में इतनी लकीरें खींच डाली कि उसके साए तले इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस आते चले गए। प्रीमियर यूनिवर्सिटी उसमें समा गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें समा गई। इस देश के एम्स और एम्स के संभालने वाले सीनियर मोस्ट व्यक्तियों की नियुक्ति भी उसी आधार पर होने लगी। मंत्रालयों के भीतर घुसपैठ इसी आधार पर हुई। शुरुआती दौर में संघ में घुसपैठ एचआरडी मिनिस्ट्री ने की और उसके बाद तो एक बाहर से आ गई। यानी जो जहां पर खड़ा है वहीं पर वो ज्यादा से ज्यादा समेटने की परिस्थिति में कैसे आ सकता है, इस सोच ने भारत को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि आज की तारीख में अपने आप में यह सवाल है कि दुनिया का कौन सा देश भारत के किस डेलीगेशन का इंतजार बेबसी के साथ कर रहा है या बेसब्री के साथ कर रहा है, कि उसको बेसब्र है कि आएगा तो सही। जबकि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई कि हम आतंकी अड्डों पर हमला करेंगे। यह तय आपको करना है कि जब हमला कर रहे होंगे तब आप क्या करेंगे। यही तो वो राजनीति है, क्योंकि भारत के भीतर जो चुनाव जीत जाता है राजनीति तो वही करता है, हारा हुआ शख्स तो प्रोटेस्ट करता है। और शायद इसीलिए भारत ने विपक्ष की मौजूदगी इस देश की सत्ता को चलाने या देश को चलाने को लेकर साथ नहीं चलती। सत्ता अपने मंसूबों को पालकर अपने अनुकूल, अपने खुद को अकेले और शाही अंदाज में चलाती है, जमकर चलाती है।
इसीलिए तो देश के भीतर जितनी बड़ी वसूली लोगों से हो रही है, ये कच्चा चिट्ठा फिर किसी दिन खोलेंगे। लेकिन एक सच तो है, भारत दुनिया के बाजार से अगर टैरिफ सबसे ज्यादा लेता है, युद्ध के वक्त में पेट्रोल और कच्चा तेल उसको काफी सस्ते में रूस से मिल जाता है, भारत के भीतर जीएसटी और टैक्स का दबाव इस देश के लोगों पर पड़ता है, ये सारा पैसा सरकारी खजाने से होते हुए उसी राजनीति को रईस करने में लग जाता है, जहां दिवालिया होना पहली शर्त है। यानी अज्ञानता को ज्ञान बता देना और ज्ञान के आसरे विश्व गुरु का खिताब पाने की इच्छा समेट लेना, ये किसने सोचा था? बार बार अमेरिका को लेकर जो कथन अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द भारत की राजनीति भी सिमट गई। उन्होंने सीज फायर कराया कि नहीं कराया? न्यूक्लियर युद्ध होने से बचाया कि नहीं बचाया? फोन उनका पहले आया था कि हमारा गया था? आतंक को लेकर एक भी शब्द क्यों नहीं कहा? कश्मीर को लेकर चुप्पी क्यों थामी रखी गई? और कश्मीर को एक झटके में क्यों उछाल दिया गया और उसको मुद्दा बना दिया गया? भारत ने खामोशी क्यों बरती? इन तमाम सवालों के बीच ध्यान दीजिए, पिछले 7 दिनों में 6 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। इस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो अमेरिका को यह एहसास दिला रहे हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका को ऐसा बना देंगे कि जो चाहे सो अमेरिका करे, दुनिया को झुकना पड़ेगा। तो क्या इस दौर में अमेरिका अपने तौर पर अपने राष्ट्रपति के जरिए दुनिया भर में एक ड्राइव तो नहीं बटोर रहा है, जिसको रिश्वत कहते हैं हिंदी में? मिडिल ईस्ट के साथ बड़े बड़े समझौते, सीरिया में आतंकवादी संगठनों से हाथ मिलाना, ये तमाम परिस्थितियों में भारत अमेरिका में जाएगा और बताएगा कि भारत आतंकवाद से प्रभावित है। और उस आतंकवादियों और अलकायदा संगठन को लेकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति हाथ मिला चुके होंगे, तो एक झटके में एक दिन अचानक कह देते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति कि हमने मध्यस्थता नहीं कराई। बीजेपी खुश हो जाती है, लेकिन एक झटके में कल फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, पुरानी तमाम बातों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि हां, मैंने ही सीज फायर कराया था, अन्यथा न्यूक्लियर वॉर हो जाता। जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, जहां भारत के डेलीगेशन को सबसे पहले जाकर बतलाना है कि हम टेररिज्म से प्रभावित हैं और हमने ऑपरेशन सिंदूर को सफल इस तरीके से बनाया है।